अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम 8वीं जमात की हिस्ट्री की दरसी किताब में दर्ज तीसरा सबक, जिसका नाम है बरतानवी हुकूमत के असरात के बारे में मुताला करेंगे। किसी वक्त इसी चैप्टर का जो नाम था वो ये, अंग्रेज़ भारत में हुकूमत की गर्ज से आए और हुक्मरान बन गए। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसे न सिर्फ सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी वजह एक ही थी कि कुदरती दौलत से मालामाल मुल्क था। अंग्रेज़ों को खामाल की गर्ज थी, तो अपनी नवाबादियात कायम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो तिजारत की गर्ज से आए और हुक्मरान बन गए ये अंग्रेज़, और हमारे मुल्क पर तकरीबन 250 साल तक इन्होंने हुक्मरानी की। तो देखो, आज हम इन दिए हुए नुकात पर बात करेंगे, जैसे बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और मराठे, मुतय्यना फौज, छत्रपति प्रताप सिंह, भारत पर बरतानवी हुकूमत के असरात, जिसमें दो अमली निज़ामी हुकूमत, पार्लियामेंट में मंजूर करदा कवानीन, मुल्की नौकरशाही, फौज और पुलिस दस्ता, अदालती निज़ाम, कानूनी मसावत। इसको ज़रा गौर से सुनना है और देखना है। वजह ये है कि 9th क्लास में भी आपको इसे पढ़ना है। तो उसके बाद छठा, अंग्रेजों की माशी पॉलिसी, लगान वसूल करने की पॉलिसी, फिर लगान वसूल करने के नए तरीके के असरात, काश्तकारी को तिजारत बनाना, कहसानी, नकल हमल और मवासलाती निज़ामी इस्लाह, भारत की कदीम सनत हिफ़्फ़त का सवाल, भारत में नई सनत हिफ़्फ़त की तरक्की और समाज और तहज़ीबी असरात। तो देखिए प्यारे बच्चों, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम सन 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ये कह सकते हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये अंग्रेज की कंपनी थी, और उनसे पहले पुर्तगालियों की हुक्मरानी थी हमारे मुल्क पर। आप तमाम को पता है, 5वीं 6वीं 7वीं में आपने पढ़े होंगे। तो हमने देखा है कि जुग़राफ़िया दरियाफ्त की वजह से यूरोपीय हुकूमत भारत के साहिब तक किस तरह पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए मुकाबला आरा हो गए। अंग्रेज जब भारत में तिजारत की गर्ज से आए तो उनसे पहले आने वाले पुर्तगालियों ने उनकी सख्त मुखालिफत की। हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े, तो इस ख्याल से ये तो मैंने होती रही। बाद में उनके ताल्लुकात दोस्ताना हो गए, दिल में भूख था, लेकिन दोस्ताना ताल्लुकात हुए जरूर, लेकिन था, और मुखालिफत में कमी आ गई। लेकिन भारत पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अंग्रेजों को फ्रांसीसियों, डच और मुकामी हुक्मरानों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। मुकामी हुक्मरानी कौन सी आप लोगों ने देखे, जैसे टीपू सुल्तान के बारे में बात हुई थी, मराठे के बारे में बात हुई थी, उधर जो है पंजाब में सिख रंजीत सिंह से के बारे में बात हुई थी। तो अलग अलग मुकाम पर अलग अलग ये तरीके से काम होता था। तो अंग्रेज और मराठे, उस जमाने में मराठे ये बहुत ही मजबूत तरीन फौज थी। यहाँ अंग्रेज डगमगा जाते थे, थर्रा जाते थे और डर जाते थे। तो मगरबी भारत में मुंबई अंग्रेजों का अहम मरकज था। उन्होंने आसपास के इलाकों को भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन इलाकों पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। माधवराव पेशवा की मौत के बाद उनके चचा जो है, जिसका नाम रघुनाथ राव
ने पेशवा के अहदे की लालच में अंग्रेजों से मदद मांगी। इस तरह अंग्रेजों को मराठों की सियासत में मुदाखलत का हाथ आ गया मौका। सन 1774 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक मराठा और अंग्रेजों के दरमियान 3 जंगें हुई। कितनी जंगें हुई थी? 3। पहली जंग में मराठा सरदारों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसलिए उन्हें बढ़तरी हासिल हुई। और सन 1782 ईस्वी में सालबाई का मुनाहिदा होने पर अंग्रेज मराठा पहली जंग खत्म हो गई। अब मुतय्यना फौज, अब कैसा हुआ मालूम है? देखिए आगे कि अपना उनका जो अंग्रेजों का मकसद था वो अपना तसल्लुत कायम करना था, इसलिए उन्होंने कई देशी रियासतों के हाकिमों से मुतय्यना फौज का मुआहदा किया, जिसे अहद मामिनत कहा जाता है या कहते हैं। और उसके बाद देखा गया कि मुतय्यना फौज के अखराजात के लिए कंपनी को नकद रकम या उसके बराबर आमदनी वाला इलाका देना होगा, ये एक शर्त थी। देशी हुक्मरान अपने आपस के मामलात में अंग्रेजों की सारी से तय करना जरूरी है, और अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नुमाइंदा रखना होगा। भारत के बाद हुक्मरान ने इस तरीके को कबूल किया और अपनी आज़ादी खो दी, गंवा दी। अब आगे चलकर देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि बाजीराव दुर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन उस जंग में उन्हें शिकस्त हुई। सन 1818 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों की इताअत कबूल कर ली। शिंदे की फौज को शिकस्त देकर जनरल लीग ने मुगल बादशाह को कब्जे में लेकर हिंदुस्तान को फतेह कर दिया। तो एक बात है, हमारे उस जमाने में अगर देखा जाए तो हमारे लोगों में जो यकजहती नहीं थी, हथियारों से लेस नहीं थे, हर कोई अपना अपना इलाका बचाना चाहता था। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक एक इलाके पर हमला करते हुए पूरे हिंदुस्तान पर वो काबिज हुए। छत्रपति प्रताप सिंह, जब छत्रपति प्रताप सिंह, चौथा पॉइंट वहां नजर आ रहा है, जब पेशवाई का खात्मा हुआ उस वक्त 17 के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे और अंग्रेज उनसे जो है मुआहदा करके हुकूमत के इंतजाम में मदद करने के लिए ग्रैंड डफ नामी अफसर को नामजद किया था। बाद में उन्हें गद्दी से उतारकर काशी भेज दिया गया और जहां सन 1847 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। यानी हमारा मुल्क आज़ाद का हुआ सन 1947 ईस्वी में, लेकिन उससे 100 साल पहले ये इंतकाल हो गया। और उसी जमाने में जो है लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की रस्म को नामंजूर करके सन 1838 ईस्वी में 17 की हुकूमत को जब्त कर दिया, अपने आप में डाल दिया। फिर आइए पांचवा, भारत पर बरतानवी हुकूमत के असर। पहला है तो हमने निज़ामी हुकूमत। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 ईस्वी में बंगाल में दो हमने निज़ामी हुकूमत कायम की और उस लगान वसूल करने का काम कंपनी, क्योंकि पैसा रुपया है ना, नकद मिलता है, फसल की सूरत में, अनाज की सूरत में मिलता है, वो अपनी तरफ लगे। हम आम कायम रखना ये जिम्मेदारी को इसकी थी और ये इंतजामी उम्र की, तो उसे जो है बंगाल के नवाब के सुपुर्द कर दी। इसी को जो हमने निज़ामी हुकूमत थे, या रुपया पैसा है वो अपने पास और जहाँ इंतजामी उमूर है तो वो सामने वाले के पास। इस तरह से जो हमने कुछ अर्से के बाद क्या हो गया मालूम है कि जो अपने निज़ामी हुकूमत के बुरे नतीजे जाहिर होने लगे, अवाम से बतौर मैसूर वसूल किए हुए रुपयों से कंपनी का अफसरान अपनी जेबें भरने लगे। यह जब इंग्लिस्तान में पता चला तो उन्होंने जो है इंग्लिस्तान में तनकीदें होने लगी उसकी वजह से, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट ने जो है कंपनी के कारोबार पर काबू रखने के लिए चंद अहम कवानीन बनाए। तो पार्लियामेंट में मंजूर करदा कवानीन सेकंड पॉइंट देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की रूल से के मुताबिक भारत में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का जो है आला अहदा दिया गया। इस कानून की रव से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया। उसे मुंबई और मद्रास के इलाकों की पॉलिसी पर कंट्रोल रखने का इख्तियार दिया गया। उसकी मदद के लिए 4 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब जो है आगे चलकर देखा जाए भारत के सियासी मामलों में कंपनी को हाईकमान नाफिज करने का इख्तियार इस बोर्ड को दिया गया। फिर हर 20 साल के बाद 3 मरतबा तकरीबन सन 1813 ईस्वी में
फिर 20 साल के बाद 1833 ईस्वी में, फिर 20 साल के बाद 1853 ईस्वी में भारत में कंपनी के कारोबार में रद्दोबदल करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाए। इस तरह भारत में कंपनी के इंतजामिया पर हिंदुस्तान की हुकूमत का बिलवास्ता कब्जा हो गया था। फिर मुल्की नौकरशाही, IAS ऑफिसर वगैरह, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत को मुस्तहकम बनाने के लिए उन्हें नौकरशाही की जरूरत थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस नौकरशाही की तश्कील की। ये मुल्की नौकरशाही अंग्रेजों के इंतजामिया का एक अहम जुज बन गया, हिस्सा बन गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के अफसरान पर पाबंदी आयद कर दी कि वो अपनी जाती तिजारत न करें हिंदुस्तान में बैठकर। इसके लिए क्या उसने किया मालूम है? उसने जो है अफसरान की तनख्वाहों को बढ़ा दिया, उनके तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। उसने अंग्रेजों के ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों को इंतजामी सहूलत की गर्ज से जिलों में तकसीम कर दिया। और आज भी देखते हैं कि जिलों में जो है जिला कलेक्टर है, तो जमाने से ही आया। फौज और पुलिस दस्ता, भारत में अंग्रेजों के ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों की हिफाजत करना, नए इलाकों पर कब्जा करना और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को खत्म करना फौज की जिम्मेदारी थी। फौज की जिम्मेदारी क्या थी कि जो इलाके अपने कब्जे में उसकी हिफाजत करना, वो उसके बाद जो है नए इलाके अगर मिलते हैं तो उस पर काबिज होना, और फिर ये जो है अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत कर रहा है तो उसके आवाज को बंद करना, ये फौज की जिम्मेदारी थी। और मुल्क में कानून और नज़्म को कायम रखना महकमा पुलिस के जिम्मे था। अदालती निज़ाम, 5वां पॉइंट देखिए वहां पर। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अदालती निज़ाम के तर्ज पर भारत में नया अदालती निज़ाम कायम किया। हर जिले में जो है दीवानी मामला से मुतालिक मुकदमात का फैसला करने के लिए दीवानी अदालतें और जो है इनसे मुतालिक मुकदमात के लिए फौजदारी अदालतें कायम की। और उनके फैसलों पर नजरसानी करने के लिए अदालत आलिया यानी हाईकोर्ट कायम किया गया। फिर कानूनी मसावत, 6वां पॉइंट देखिए वहां पर। कानूनी मसावत देखा जाए तो अंग्रेज जो थे ड्वेल में दो टाइप थे, देख सकते हो कि एक तो हिंदुस्तान के लिए अलग कानून, और अंग्रेज अगर कोई गलती करते तो उसके लिए कानून अलग, उनके लिए अदालतें अलग। हिंदुस्तानी अगर कोई काम करते तो उसके लिए अदालत अलग और अंग्रेजों के लिए अलग। और सहूलतें होती थी मुयस्सर किसे? अंग्रेजों को। फिर उसके बाद है अंग्रेजों की माशी पॉलिसी, 6वां पॉइंट यहाँ देखिए। कभी जमाने से भारत पर हमला जो है हमले होते रहे, और यहाँ पर जो है बहुत से हमलावरों ने इसी मुल्क में बुदबाश इख्तियार की, रिहाइश इख्तियार की, रहने लगे, तो भारतीय तहजीब में घुल मिल गए। और उन्होंने अगर से यहाँ हुकूमत भी की, लेकिन भारत के माशी निज़ाम में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की। मगर अंग्रेजों का मामला इसके बरक्स था, अपोजिट था। चूंकि देखा जाए तो हिंदुस्तान जदीद मुल्क था, तरक्की याफ्ता मुल्क था। सनती इनकलाब की वजह से वहाँ सरमायादाराना निज़ाम राइज था। अंग्रेजों ने भारत में ऐसा माशी निज़ाम कायम किया जिससे उनका माशी निज़ाम फल फूल सके। इस वजह से हिंदुस्तान को माली मुनाफा यानी फ़ायदा हासिल होना ज़रूरी हो गया। और किस वजह से? हिंदुस्तानी का माशी इस्तेमाल करते हुए लगान वसूल करने की पॉलिसी देखो कैसे। लगान जो है नकद के एतबार से पहले स्टार्ट में कैसे किए कि पहले दे रहे थे, पहले एक जो है छूट दे रहे थे, लेकिन जैसे पता चल गया कि हिंदुस्तानियों में वो दम नहीं है, वो दम खम नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया नकद की सूरत में। अगर नकद की सूरत में लगान अदा नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जितनी भी उस कीमत की जितना भी लगान देना है उसकी कीमत के बराबर जो है तो ज़मीनें जब्त कर दी जाती थी। अब बेचारा जो है यहाँ का किसान, भारतीय अवाम बहुत परेशान हो गई। अंग्रेजों की जो है जमीन का लगान हुकूमत की आमदनी का खास जरिया था। अंग्रेजों से पहले के ज़माने में जमीन का लगान फसल की नौइयत के लिहाज से मुकर्रर किया जाता था। फसल न अच्छी हुई तो उनको माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं। आमदनी में इजाफे के लिए अंग्रेजों ने महसूल के तरीक़ेकार में अहम तब्दीलियाँ की कि ये नहीं चलने वाला कि अभी फसल नहीं होगी तो नहीं देंगे, नहीं, फसल होगी ना होगी आपको देना है, नकद देना है, फसल की सूरत में नहीं। इसकी वजह से यहाँ जो है साहूकारों से जो है कर्ज लेकर यहाँ की अवाम अपने खेतों को, यहाँ के किसान अपने खेतों को जो है बचाने की कोशिश करते रहते थे। और उस साहूकारों से जो है
नकद लेते थे ताकि अपनी ज़मीन बच जाए, और इस तरह से जो है वो बहुत ही परेशान हाल यहाँ का किसान था उस ज़माने में। और लगान वसूल करने का अंग्रेजों का तरीक़ेकार भारत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ था, अलग था, हर जगह किसानों पर इस्तेसाल हो रहा था। लगान वसूल करने के नए तरीके के असरात देखो क्या हो गया आगे पर। यही जिंदगी पर लगान वसूली के नए तरीक़ेकार के बुरे असर पड़े। लगान की रकम भरने के लिए जो कीमत आती है उस पर किसान की फसल बेचने लगे। ताजिर और दलाल नामुनासिब और कम दामों में किसानों का माल खरीदने लगे। बाद मरतबा किसानों को लगान की अदायगी के लिए साहूकारों के पास अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, रहन रखनी पड़ती थी, और रहन रखकर गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था। इसलिए यहाँ के किसान जो है क्या हो गए, कर्जदार हो गए, मकरूज हो गए। और कर्ज अगर वक्त मुकर्रर पर अदा नहीं होता तो फिर क्या होता था, उनको अपनी जमीनें बहुत कम दाम में फरोख्त करनी पड़ती थी। इस तरह से भी जो है इस्तेसाल किसानों का होता रहा। काश्तकारी को तिजारत बनाना, और देखो 9वां पॉइंट, काश्तकारी को तिजारत बनाना। और कैसे सुनिए कि जहाँ मतलब फसल से होता था अनाज वो नहीं, अब बोलते कि कपास की करो, या फिर कहते कि नील की करो, तंबाकू चाय की, जिससे क्या है नकदी हासिल होगी, तो ये नफा बख्श जो है होना चाहिए। तो अनाज की फसलें उगाने के बजाय नफा बख्श तिजारती फसलें उगाने पर जोर दिया गया। इस अमल को काश्तकारी को तिजारत बनाना कहते हैं। अब देखो सन 1860 ईस्वी से सन 1900 तक जो है इस दौर में भारत में जबरदस्त कर पड़ा, लेकिन अंग्रेज हाकिमों ने पूरी मुस्तैदी से कर से निपटने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं लगान हासिल हुआ नकदी की सूरत में, तो जमीनें जायदाद जो है जब्त करने का मौका है। और ने आसानी के मकसद पर भी ज्यादा रकम खर्च नहीं की। देखो अगर बारिश नहीं होती तो किसी तौर पानी का इंतजाम करके फसल उगाने की कोशिश की जाती, लेकिन अंग्रेजों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। नकल हमल और मासराती निजाम में इस राती को 11वां पॉइंट। अंग्रेजों ने तिजारती तरक्की और इंतजामी सहूलत की पेश नजर भारत में नकल हमल और मासरात की जदीद सहूलतें प्रदान की। कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली कौमी शाहराह तामीर की गई। कौमी शाहराह कहते हैं नेशनल हाईवे को, जो अपने यहाँ देखो नेशनल हाईवे नंबर 66 मुंबई गोवा हाईवे, तो अपने पहले दिन 17 नंबर था, अब 66। इसी सन 1853 ईस्वी में मुंबई ठाणे के रास्ते पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। उसी साल अंग्रेजों ने भारत में लासक्की के जरिए पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू किया था। इसके जरिए भारत के बड़े शहरों और फौजी छावनियों को जोड़ दिया गया। इलाहाबाद में अंग्रेजों ने डाकखाने का निजाम भी शुरू किया। आज जो डाकखाने नजर आते हैं, पोस्ट ऑफिस, ये अंग्रेजों की देन है। आज जहाँ वजह जो आपको पुल नजर आते हैं एक नदी के ऊपर एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने के लिए, ये अंग्रेजों की देन है। हर 100 साल के बाद पुल के बारे में नोटिस आती है कि नोटिस ये आती है कि ये पुल की जो है ताकत खत्म हो गई है, तो ये अभी नया बांध लो, जिम्मेदारी हमारी नहीं। जैसे मानगांव का पुल, जैसे महाड़ की तरफ सैलाब की जद में बारिश बहुत हुई थी, तब बहकर गया था, फिर नया बनाया गया, ये अंग्रेजों के बनाए गए। तो इस तरह से डाकखाने का भी ये इंतजाम किया गया है। इन इस्लाहात की वजह से जो है भारत की समाजी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा असर मुरतब हुए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के बाहरी ताल्लुकात में इजाफा हुआ। इस वजह से उनके दरमियान इत्तेहाद का जज्बा पैदा हुआ। आप लोगों ने देखे होंगे कि रेलवे के जरिए, ये रोड के बजाय रेलवे के जरिए जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। आपने ट्रेन को देखे होंगे कि ट्रक ऊपर रहते जाते हुए, आप लोग बॉम्बे वगैरह जाते हुए देखे होंगे कि यहाँ अपने ईद के पास नजर आया होगा, कभी वो देख सकते हैं। भारत की कदीम सरहद हिफत का सवाल, 12वां पॉइंट। तो भारत से इंग्लिस्तान जाने वाले माल पर अंग्रेज हुकूमत ने जबरदस्त टैक्स आयद किया था। उसके बरस इंग्लिस्तान से भारत में दरामद किए जाने वाले माल पर टैक्स कम था। देखो कैसी पॉलिसी अंग्रेजों की, छूट डालो और हुकूमत करो। ऐसे इंग्लिस्तान से दरामद शुदा माल मशीनों पर तैयार किया जाता था। इस वजह से ये माल बड़े पैमाने पर कम लागत में, कम कीमत में तैयार होता था। ऐसे सस्ते माल का मुकाबला करना भारतीय कारीगरों के लिए
बस की बात नहीं थी, मुश्किल था। इसका नतीजा ये निकला कि भारत की रिवायती सनतें खत्म हो गई, अब बेशुमार कारीगर बेकार हो गए। देखो हैंडलूम की जगह पावरलूम आ गई, चरखा चलाकर जो करते थे वो नहीं, अब पावरलूम अपने यहाँ पर घरेलू की तरफ से। भारत में नई सनत विपत की तरक्की। 13वां पॉइंट, अंग्रेज हुकूमत का ताउन, इंतजामी उमूर का तजुर्बा और सरमाया जैसे बुनियादी अवामिल की फुकदार की वजह से, कमी की वजह से भारतीय सनतकार बड़ी तादाद में तरक्की न कर सके, मगर बाद हिंदुस्तान ने दुश्वारियों पर काबू पाकर सनतें कायम की। 1853 ईस्वी में कावास की नाना भाई दावर ने मुंबई में सूती कपड़े की पहली यूनिट शुरू की थी। 1855 ईस्वी में बंगाल में रिश्ला के मुकाम पर पटसन का पहला कारखाना कायम हुआ और सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नामी फौलाद बनाने का कारखाना कायम किया। भारत में कोयला, धात, शक्कर, सीमेंट और कीमिया की सनतें भी शुरू हुई। सामाजिक और तहजीबी असरात। 14 पॉइंट, 19वीं सदी ईस्वी में यूरोप में इंसान दोस्ती, अक़ीदत पसंदी, जमहूरियत, हुब्बुल वतनी, वसीउल ख़याली के आधार पर मुझे एक नया आहद वजूद में आ चुका था। मगरबी दुनिया में होने वाली तब्दीली से भारत का मुतासर होना फितरी अमर था, फितरी बात थी। और इसी वजह से अगर देखा जाए आगे चलकर तो उन्होंने जो है यहाँ के रस्म रिवाज, तारीख, अदब, फनून, यहाँ की मौसीकी और चरित्र परिंद का मुताला करना शुरू कर दिया था। असल 1884 ईस्वी में अंग्रेज अफसर विलियम जॉन्स ने जो है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामी अदारा कायम किया। जर्मन मुफक्किर मैक्स म्यूलर ने भारत के मजहब, ज़बानों और तारीख का गहरा मुताला किया था। इन मिसाली वाक़यात की वजह से भारत के नए तालीम याफ्ता अफराद में इस हकीकत का शदीद एहसास हुआ कि उन्हें भी अपने मजहब, तारीख और रस्म रिवाज का गहरा मुताला करना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत में कई कानून वज़ा किए थे। सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक ने सती की रस्म पर पाबंदी का कानून बनाया। सती की रस्म सती जिसको कहते हैं, वो कैसे, जैसी किसी यानी औरत का शोहर अगर इंतकाल हो जाता तो जब उसको जलाया जाता था तो उसी चीता में वो बीवी जो है उसकी छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती। इसको रस्मी सती कहते हैं, क्योंकि शोहर के इंतकाल के बाद उस औरत को समाज में किसी भी किस्म की इज्जत नहीं मिलती थी। इस खातिर सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डिलेंजली ने बेवाओं की दूसरी शादी की इजाजत के कानून को मंजूरी दी। एक कानूनी समाज इस्लाम में मुमित व माहिर सर्वे मददगार साबित हुए। अंग्रेजों को इंतजामी हुकूमत के लिए अंग्रेजी तालीम याफ्ता हिंदुस्तानियों की जरूरत थी, क्यों मालूम है, वो हिंदुस्तान से थोड़ी लेके लोगों को आएंगे, इसलिए इनका ख्याल हुआ कि यहीं पर अगर तैयार किए गए तो यहीं के लोग मिल जाएंगे। तो लॉर्ड मेकारी की तजवीज पर सन 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी तालीम देने का आगाज हुआ। नई तालीम के जरिए हिंदुस्तानियों को नए मगरबी अफकार, फिक्र की जमा अफकार, जदीद इस्लाहात, साइंस और टेक्निकी उलूम से रोशनास कराया गया। सन 1870 ईस्वी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में यूनिवर्सिटियां कायम की गई और मगरबी तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके ने भारत में समाजी बेदारी की क़यादत की। इस तरह से आपका जो है चैप्टर खत्म होता है। देखिए खानापुरी इस तरह से है आपकी। पुर्तगाली डैश फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए मुकाबला आ रहा होगा तो डच आएगा वहाँ। 1802 ईस्वी में डैश पेशवा ने अंग्रेजों से मुतय्यना फौज का मुआहदा किया था, तो बाजीराव दुर्गम ने और जमशेदजी टाटा ने डैश में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नामी फौलाद बनाने का कारखाना कायम किया था। उसके बाद है चौथा जो है सफर नंबर 14 पर कृषक सरकार, तो लॉर्ड कार्नवालिस का काम मुल्की नौकरशाही की तश्कील की और लॉर्ड बिल्टिंग सती की रस्मों पर पाबंदी का कानून बनाया। लॉर्ड डिलेंजली बेवा की दूसरी शादी की इजाजत और विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कायम। तो तमाम तलिबात से गुजारिश है कि इस सबक का मुताला करते हुए
आगे बढ़ें और सवाल जवाब अपने बयानों में लिखें ताकि इम्तिहान के वक्त आपको किसी किस्म की परेशानी का जो है सामना करना न पड़े। अल्लाह तमाम को कामयाब करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।